फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करते चलिए। मैंने पंचायत के आपके दोनों वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है? क्योंकि पंचायत में संशोधन हुआ है और पंचायत वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से एग्ज़ाम के लिए। तो उससे रिलेटेड संशोधन जो है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो वो आप दोनों वीडियो को जिन लोगों ने भी नहीं देखा है एक बार जाके उसको गो थ्रू ज़रूर करेंगे, ठीक है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो आज जो वीडियो कर रहे हैं, 6th इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि 6वीं औद्योगिक विकास नीति जो अभी हमारे राज्य में लागू हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा था, मैंने इसको अपना बेस्ट किया है जितना मुझसे हो सका है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने इसमें कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर लूँ क्योंकि इससे भी एक ना एक क्वेश्चन 150% है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम की औद्योगिक नीति लागू है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति लागू हुई है, ठीक है? ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये सिर्फ औद्योगिक नीति नहीं है, इसमें औद्योगिक के साथ साथ क्या जोड़ा गया है, विकास जोड़ा गया है, ठीक है? तो ये औद्योगिक विकास नीति है, ठीक है? ये कब से लागू हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में? अभी 1 नवंबर 2024 से, ठीक है? तो ये कौन से क्रम की औद्योगिक विकास नीति है, पूछ सकता है। तो ये 6वें क्रम की है, ठीक है? कौन से क्रम की है? 6वें क्रम की है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार हम नहीं ध्यान में रहता है तो डाउट में आ जाते हैं, इसलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में 6वें औद्योगिक नीति कौन सी तिथि से लागू है? तो कब से है, मैंने अभी आपको बताया 1 नवंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2030 तक। इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीपीएससी में पूछ सकता है या कोई भी जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो व्यापम के हों या पीएससी से हों, उसमें ज़रूर पूछ सकता है क्योंकि अभी तक जो हमारी औद्योगिक नीतियाँ हो रही थी वो कब से चल रही थी? नवंबर से अक्टूबर तक, ठीक है? लेकिन ये पहली ऐसी नीति हो रही है जो कब से चल रही है? नवंबर से मार्च तक चल रही है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में अक्टूबर दे और आप उसको मार के आ जाएं क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार क्या है, अलग हुआ है। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक है। कितने साल की अवधि है? 6 साल की, ठीक है? तो दिख रहा है आपको। इसको अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी तक कितनी नीतियां हो गई हैं? ये 6वीं नीति है, ठीक है? तो पहली बार नीति कब आई थी? 1 नवंबर 2001 को, ठीक है? और ये कब तक के लिए निर्धारित थी? 2006 को, ठीक है? लेकिन 2004 में क्या होती है, हमारे यहाँ सरकार बदल जाती है और पहले क्या थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद कौन सी आती है? बीजेपी की आती है, ठीक है? तो उसके बाद नई औद्योगिक नीति निर्धारित होती है और फिर वहाँ से नई औद्योगिक नीतियों का क्रम चालू हो जाता है। तो जो पहली औद्योगिक नीति थी वो आपकी 1 नवंबर 2001 से लेके 31 अक्टूबर 2004 तक ही रहती है, जबकि वो रहना कब तक था? 2006 तक का निर्धारित था, लेकिन सरकार बदलने के कारण वो 2004 में ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और उसके बाद से फिर ये 2004 से इसका रेगुलर क्रम में इस जो औद्योगिक नीति है वो संचालित हो रही है, ठीक है? तो 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 तक दूसरी औद्योगिक नीति है। फिर 2009 से 2014 तक तीसरी औद्योगिक नीति है। फिर 2014 से 2019 तक चौथी औद्योगिक नीति है। फिर 2019 से अक्टूबर 2024 तक पांचवी औद्योगिक नीति है। फिर ये ट्विस्ट है यहाँ पे, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च है ना, 31 अक्टूबर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बार बार मैं आपको सजग कर रही हूँ, एग्जाम में इसको जरूर पूछेगा, ठीक है? तो ये 6वीं औद्योगिक नीति है। तो इस तरीके से हमने 6 औद्योगिक नीतियों का काल देख लिया है कि कब से कब तक थे वो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वीं औद्योगिक विकास नीति जो अभी हमारे यहाँ लागू हुई है, उसकी दृष्टि का आधार क्या है, मतलब किसको ध्यान में रखते हुए हमारी ये औद्योगिक विकास नीति को क्या किया गया, डिजाइन किया गया है? तो उसका आंसर है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047, ठीक है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी केंद्र सरकार जो है उसका क्या लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को क्या करना है, विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है, ठीक है? तो अगर हमको विकसित होना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे उद्योग, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए जो हमारा जो प्रदेश का जो बनाया गया है अमृतकाल एट छत्तीसगढ़ विजन
2047, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इसको और जोड़ दिया जाएगा। इसलिए औद्योगिक विकास नीति में भी इसको ध्यान रखा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए कि 2047 तक हम किस तरीके से विकसित होने के जो कगार, मतलब उसका जो लक्ष्य है, उसका जो टारगेट है, उसको पूरा कर सकेंगे। तो हमारी जो ये औद्योगिक नीति है, छठवीं औद्योगिक विकास नीति, वो भी इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि किस तरीके से हम अपने औद्योगिक विकास को और मजबूत कर पाएं, जिससे हम इस लक्ष्य को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत स्टार मार्क लगा के रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, छठवीं औद्योगिक विकास नीति में राज्य के कोर सेक्टर में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं। ठीक है, तो औद्योगिक विकास नीति जो अभी हमारी लागू हुई है छठवीं, उसमें 4 सेक्टर्स को कोर उद्योग में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, आप इसको सेट्स करके याद रख सकते हैं। ठीक है, सेट्स यानी कि अब आप ना सीमेंट को ऐसे मत सोचिएगा, सेट्स मैंने ऐसा ही किया है, स्टील, एल्यूमिनियम, थर्मल और सीमेंट। ठीक है, तो सेट से आपको याद रहेगा ये 4 कोर उद्योग हैं। तो बोल सकता है कि इनमें से कौन से कोर उद्योग में शामिल नहीं है, और 3 को देगा और 1 किसी और को दे देगा, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लागू छठवीं औद्योगिक नीति में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन मतलब ऐसे उद्योग जिनको हम क्या करेंगे, डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, मतलब राज्य सरकार उसको प्रोत्साहन देगी, छूट देगी। ठीक है, तो ऐसे में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां कौन कौन सी है एक बार देख लेंगे, सामान्य उद्यम, थ्रस्ट उद्यम, कोर सेक्टर, विशिष्ट श्रेणी और अपात्र उद्यम। ठीक है, तो पहले देख लेंगे हम थ्रस्ट उद्यम। थ्रस्ट उद्यम मतलब ऐसे उद्योग जिनकी अभी सबसे ज़्यादा मांग है, जिसकी अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिसको सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसे आगे बढ़ाने में राज्य सरकार बहुत ज़्यादा क्या करेगी, हेल्प करेगी, मदद करेगी। ऐसे उद्योगों को थ्रस्ट उद्योग कहा गया है। कोर सेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो 4 उद्योग हैं। विशिष्ट श्रेणी में कुछ उद्योगों को लाया गया है, जैसे एआई पर आधारित उद्योग, रोबोटिक्स पर आधारित उद्योग, ये सब उद्योगों को क्या किया गया है, विशिष्ट श्रेणी में लाया गया है। और अपात्र उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिसमें सरकार मतलब बिल्कुल भी आपको कुछ अनुदान या इस टाइप का कोई भी सहायता नहीं करेगी, उसको अपात्र उद्योग में लाया गया है। और इनको छोड़ के बाकी जितने उद्यम बच गए हैं वो सामान्य उद्यम में आएंगे। ठीक है, तो ये आप 5 उद्यमों को ध्यान रखिएगा। सारे जो श्रेणियां हैं ना, उनको आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी उसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, थ्रस्ट उद्योग को हम देख लेते हैं, ऐसे कौन से उद्योग है जिस पे राज्य सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, उस पे अपना टारगेट बना रही है, उसको उन उद्योगों को अपना क्या कर रही है, लक्ष्य बना रही है। तो वो ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं, तो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर। ठीक है, कृषि, खाद्य एवं उद्यानिकी उत्पाद पर संस्करण वाले सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग सेक्टर, वनोपज पर आधारित सेक्टर, ये सारे कौन से उद्योग है, थ्रस्ट सेक्टर है। ठीक है, अपात्र आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ में अपात्र उद्योगों की श्रेणी में है, तो अल्कोहल पर जो आधारित उद्योग हैं वो हैं, आरा मिल यानी 100 मिल वाले हैं। ठीक है, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू पर आधारित उद्योग हैं, स्लॉटर हाउस यानी कि जो बूचड़ खाना होता है वो है, पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल इंडस्ट्री होती है वो है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है, कोल वॉशर है, चूना निर्माण और डोलोमाइट पाउडर से रिलेटेड जो उद्योग होते हैं वो हैं, समस्त प्रकार के स्लैग ग्राइंडिंग जो वाले उद्योग होते हैं वो हैं। ठीक है, एस्बेस्टॉस और उस पर आधारित उद्योग हैं, और स्पंज आयरन या एकीकृत स्टील प्लांट और तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। अब इसमें थोड़ा सा एक हैक है, आप ध्यान दीजिएगा। ये उद्योग अपात्र उद्योग की श्रेणी में कब आएगा, स्पंज आयरन और ये, जब आप रायपुर के धरसींवा विकास खंड में लगाएंगे या बिलासपुर के बिल्हा विकास खंड में लगाएंगे, तो ये अपात्र की श्रेणी में आएगा। लेकिन इन 2 विकास खंडों को छोड़कर अगर आप कहीं और लगाएंगे तो ये अपात्र की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसलिए पूछ सकता है कि स्पंज आयरन अगर किसी और सेक्टर में लगाएंगे तो अपात्र की श्रेणी में रहेगा कि नहीं, उसको ऑप्शन में देके पूछ सकता है। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता होगा तो आप यहाँ गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। स्पंज आयरन अपात्र की श्रेणी में तभी आएगा जब वो रायपुर के धरसींवा विकास खंड में लगेगा या बिलासपुर के बिल्हा विकास खंड में लगेगा, अदरवाइज वो अपात्र की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है,
अब देख लेंगे, हमने देख लिया किसके आधार पे देख लिया, अभी हमने निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्योगों को देखा। अब हम निवेश के आकार की दृष्टि से देखेंगे उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो छठवीं औद्योगिक नीति में निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 8 श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। 4 आप ये याद कर लीजिए, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग। और फिर इसी में सेवा जोड़ दीजिए, सूक्ष्म सेवा, लघु सेवा, मध्यम सेवा, वृहद सेवा। सेम है, इनके जो आकार है निवेश का वो भी सेम है, बस इसमें सेवा को जोड़ दिया गया है। सेवा यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो देख लेंगे निवेश के आकार से कैसे जोड़ा जा रहा है। अगर सूक्ष्म उद्योग है कोई, तो उसमें निवेश का आकार मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए और उसका वार्षिक टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। लघु उद्योग के निवेश का आकार कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए और उसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए। मध्यम उद्योग का निवेश का आकार कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए और उसका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ होना चाहिए। और वृहद उद्योग के लिए जो निवेश है वो कम से कम 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए और जो उसका वार्षिक टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अब आपको इसमें ट्रिक क्या नज़र आ रही है? ट्रिक आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो निवेश का आकार है वो वार्षिक टर्नओवर जो है वो उसका 5 गुना है। जैसे निवेश का आकार 1 करोड़ होना चाहिए तो उसका 5 करोड़, 5 गुना यानी कि 5 करोड़ उसका टर्नओवर होना चाहिए। लघु उद्योग में 10 करोड़ निवेश होना चाहिए तो उसका 5 गुना यानी 50 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। मध्यम उद्योग में निवेश 50 करोड़ होना चाहिए तो उसका 5 गुना यानी कि 250 करोड़ होना चाहिए। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा अगर आपको निवेश याद है तो 1, 10, 50 और उसका 5 गुना उसका टर्नओवर। और वृहद उद्योग में उसका 50 करोड़ से अधिक और इधर 250 करोड़ से अधिक। तो आई होप आपको ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और सेवा में भी सेम रहेगा, सूक्ष्म सेवा 1 करोड़ 5 करोड़, लघु सेवा 10 करोड़ 50 करोड़, मध्यम सेवा 50 करोड़ 250 करोड़ और वृहद सेवा उद्योग 50 करोड़ से 250 करोड़ मतलब से अधिक, है ना। तो ये ध्यान रखना है। मतलब उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? अगर हम बात करें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से 5 श्रेणियों में, सामान्य उद्यम, थ्रस्ट उद्यम, कोर उद्यम और विशिष्ट श्रेणी उद्यम और अपात्र उद्यम, 5 हो गए। उसके बाद निवेश के आकार की दृष्टि से 8 श्रेणियों में, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग और उसमें फिर सेवा जोड़ देंगे तो वो सेवा उद्योग। तो ये 8 हो गए। अब हम बात करेंगे कि छठवीं औद्योगिक विकास नीति में विकास खंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हम जब विकास खंडों में जो भी उद्योग लग रहे हैं ना तो उसको भी किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए विकास खंडों को 3 समूहों में बांटा गया है, जबकि इससे पहले की जो औद्योगिक नीतियां थी उसमें उसको 4 समूहों में बांटा गया था। अब उसको 3 कर दिया गया है। कौन कौन से? समूह 1, समूह 2 और समूह 3, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं समूह 1 में कितने विकास खंड हैं? 10। समूह 2 में कितने विकास खंड है? 61। और समूह 3 में कितने विकास खंड है? 75। इसको भी पूछ सकता है ऑप्शन में आपको देके। अब आप 61 और 75 तो याद नहीं कर सकते, आप उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे कम है यानी कि जो 10 विकास खंड है उसको तो वो पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत कम है, ठीक है। अब देख लेंगे कि ये जो समूह भी है ना वो भी किस तरीके से बांटा गया है कि जो समूह 1 में जो 10 विकास खंड है मतलब ये औद्योगिक रूप से क्या है? विकसित है। यहाँ पे बहुत ऐसे विकास खंड है जहाँ पे बहुत से उद्योग ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे जब उद्योग लगाएंगे तो सरकार आपको इतनी कोई रियायत नहीं देगी, इतनी कोई छूट नहीं देगी क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड विकास खंड है। लेकिन अगर आप समूह 2 में लगाते हैं या समूह 3 में कोई उद्योग लगाते हैं तो सरकार आपको विशेष रियायत देगी, विशेष अनुदान देगी और विशेष छूट देगी। तो ये समूह 2 और समूह 3 आता है। समूह 1 यानी कि औद्योगिक रूप से विकसित विकास खंड है, ठीक है। तो अब देख लेंगे ये 10 जो विकास खंड है कौन है। तो रायपुर में कौन है? आपका धरसींवा है, ठीक है। फिर बलौदा बाजार से 3 है, बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, ठीक है। बलौदा बाजार से कितने हो गए? 3 हो गए। रायपुर से 1 हो गया, ठीक है। रायपुर का धरसींवा, बलौदा बाजार से 3, बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा। फिर दुर्ग से भी 3 है, दुर्ग, धमधा और पाटन, ठीक है। दुर्ग, धमधा और पाटन, ये 3 हो गए। फिर कोरबा 1, फिर अकलतरा और एक रायगढ़, ठीक है। ये 10 औद्योगिक विकास खंड जो हैं ये समूह 1 में आते हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित हैं। और अगर आप यहाँ कोई उद्यम लगाएंगे तो आपको कोई विशेष छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, छठवीं औद्योगिक विकास नीति के तहत राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है छठवीं औद्योगिक विकास नीति में, जो कोरबा, बिलासपुर और रायपुर को जोड़ के बनाया जाएगा। कोरबा, रायपुर और बिलासपुर को, उसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, या तो नागपुर के साथ या तो विशाखापट्टनम के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बीच में है आपका कोरबा, बिलासपुर और रायपुर, ये हो गया। ठीक है, रायपुर, ठीक है, बिलासपुर और ये कोरबा। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ देंगे तो नागपुर आ जाएगा और यहाँ से जोड़ देंगे तो विशाखापट्टनम आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपका रहेगा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और नागपुर, या फिर रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और विशाखापट्टनम, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं औद्योगिक विकास नीति के तहत किस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या किया जा रहा है, पर्यटन को अभी बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, छठवीं औद्योगिक विकास नीति के तहत वृहद निवेश के लिए कितने सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। तो क्या है कि छठवीं जो औद्योगिक विकास नीति है उसमें अगर कोई बहुत वृहद निवेश हो रहा है, उसके लिए, उसका निर्धारण करने के लिए, उसके नियमों का निर्धारण करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो पूछा गया ये कितने सदस्य हैं, पूछ सकता है कितने सदस्यों का बनाया गया है, तो ये 5 सदस्यों का बनाया गया है। देख लेंगे वो 5 सदस्य कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। सबसे पहला इसमें होंगे अध्यक्ष, तो वो अध्यक्ष कौन रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, दूसरा होंगे इसमें छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री रहेंगे। तीसरे होंगे विधि विभाग के मंत्री, तो विधि मंत्री रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो वाणिज्य और उद्योग विभाग के मंत्री हैं वो क्या रहेंगे, इसमें सचिव के रूप में रहेंगे। ठीक है, और एक मंत्री का पोस्ट खाली रखा गया है, जिसको भी चाहें वो आमंत्रित कर सकते हैं, कि अगर किसी भी अन्य विभाग के मंत्री को वो चाहें कि इसका सदस्य बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन 3 परमानेंट रहेंगे, एक वित्त मंत्री, विधि मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो रहेंगे वो सचिव के रूप में रहेंगे। ठीक है, और एक अध्यक्ष रहेंगे जो मुख्यमंत्री रहेंगे, और एक अन्य मंत्री रहेंगे जिनको भी वो चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 सदस्यीय इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं नवीन औद्योगिक विकास नीति के तहत कितने प्रतिशत कुशल कर्मचारी श्रेणी को प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य है। तो कितना है, 70%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा मैं सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही बोल रही हूँ, बट सारे ही क्वेश्चंस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत चूज करके इसको बनाया है, तो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डाला है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में कोई उद्योग लगाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो यहाँ के लोग लगाएं या बाहर से कोई सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी हमारे राज्य में आके उद्योग लगाता है, ठीक है, तो उसको हमारे भाई जितने भी उद्योग लग रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा, एक तो हमारा औद्योगिक विकास है कि हमारे राज्य का विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि हमारे राज्य के लोगों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो रोजगार मिलने के लिए ये नियम तो कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर बाहर से आके यहाँ पे उद्योग लगा रहा है और अपने ही स्टेट के लोगों को लाके वो यहाँ पे नौकरी दे रहा है, तो हमारे राज्य के लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी किसको नियम बनाना पड़ेगा, सरकार को। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी यहाँ पे उद्यम लगता है राज्य में, तो उसको हमारे राज्य के जो अकुशल कर्मचारी हैं, यानी कि जो नॉन स्किल्ड हैं, लेबर जो होते हैं, उनको 100% हमारे राज्य के लोगों को ही रोजगार देना होगा। मतलब उसमें जितने भी अकुशल कर्मचारी होंगे वो 100% हमारे राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, दूसरा जो स्किल्ड लेबर होंगे, जो कुशल कर्मचारी होंगे, वो 70% हमारे राज्य के होने चाहिए। ठीक है, और जो प्रशासकीय या प्रबंधकीय, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो मैनेजमेंट लेवल पे कर्मचारी होंगे, उसमें भी 40% हमारे राज्य के होने चाहिए। तो ये सरकार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल निकाला है, जो बहुत ही अच्छा रूल है हमारे राज्य के लोगों के लिए, कि अगर यहाँ पे कोई उद्यम लगता है तो उसका फायदा हमारे राज्य के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में छठवीं औद्योगिक विकास नीति में ये लघु लिखा गया। ठीक है, निवेशकों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है। अभी तक हमने देख लिया, हमने सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा। पहले उद्योगों का वर्गीकरण हमने पढ़ा किसके आधार पे, प्रोत्साहन के आधार पे। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन के आधार पे 5 श्रेणी था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा
कि निवेश के आकार के आधार पे तो 8 श्रेणी था, ठीक है। फिर हमने विकास खंड को पढ़ा तो वो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अब हम देख रहे हैं निवेशक को, जो निवेश करेंगे उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 7 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 7 श्रेणियों में बांटा गया है, वो भी देख लेंगे। सामान्य वर्ग के उद्यमी, ठीक है। दूसरा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमी, ठीक है। तीसरा महिला उद्यमी या ट्रांसजेंडर उद्यमी, तृतीय लिंग के उद्यमी, ठीक है। चौथे प्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, निर्यातक निवेशक या विदेशी तकनीक पर आधारित उद्यमी, ठीक है। पांचवे जो राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक हैं या राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं या राज्य के जो सेवानिवृत्त अग्निवीर हैं या दिव्यांग हैं, इनको। फिर राज्य के जो महिला स्व सहायता समूह के उद्यमी हैं उनको, और राज्य के जो एफपीओ के उद्यमी हैं, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके उद्यमी को। इस आधार पे 7 श्रेणियों में निवेशकों को बांटा गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूछ सकता है, इसको भी ऑप्शन में देके वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं औद्योगिक विकास नीति में उद्यम क्रांति योजना के तहत किस वर्ग का उत्थान किया जाएगा। मतलब ये जो उद्यम क्रांति योजना लाई गई है ये किसके लिए लाई गई है, तो ये राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए लाई गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। उद्यम क्रांति योजना के तहत क्या होगा कि राज्य के जो बेरोजगार शिक्षित युवा हैं उनको उद्यम या फिर सेवा उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों से क्या किया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं राज्य की ओर से अनुदान और ब्याज अनुदान क्या दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन रह गया इसलिए मैंने ये स्लाइड को छोड़ा था कि जैसे हमने देख लिया कि निवेशक का वर्गीकरण कितने में किया गया, 7 में किया गया, वैसे ही कुछ व्यवसाय के लिए, मतलब कुछ व्यवसाय में जो निवेश प्रोत्साहन योजना है ना, उसमें कुछ निवेशकों को छूट दी जाएगी। वो निवेशक कौन कौन होंगे, तो मैं उसको एक बार आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। वो होंगे राज्य की अगर कोई महिला उद्यमी है, ठीक है, उनको दिया जाएगा छूट। अगर भारतीय सेना से जो सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक है, जो अभी हमने पढ़ा था, है ना, या फिर राज्य का जो सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक है, या जो नक्सलवाद से जो प्रभावित व्यक्ति है या परिवार है, ठीक है, उसको दिया जाएगा। या जो जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है, या तो निशक्त जन को दिया जाएगा, ठीक है। अप्रवासी भारतीयों को या प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को या निर्यातक निवेशकों को या जो विदेशी तकनीक के आधार पर उद्यम लगाएंगे उनको, ठीक है। मतलब किनको किनको, महिला उद्यमी को, ठीक है। फिर सेना से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, यानी कि जो भारतीय सेना से रिटायर्ड होंगे या जो राज्य के सैनिक या पुलिस अर्धसैनिक बलों में से रिटायर्ड होंगे या अग्निवीर से रिटायर्ड होंगे। दो कैटेगरी हो गई, एक महिला की, एक सेनाओं की, ठीक है। फिर एक नक्सलवाद को पकड़ लीजिए, नक्सलवाद से जो प्रभावित व्यक्ति होगा या परिवार होगा या आत्मसमर्पण वाला व्यक्ति होगा। एक निशक्त जन हो गए, 4 ये हो गए। उसके बाद अप्रवासी में देख लीजिए, अप्रवासी भारतीय होंगे या जो डायरेक्ट जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, वो, या निर्यातक निवेशक यानी ऐसे उद्यम जिसका हम निर्यात कर सकें और विदेशी टेक्निक के आधार पर जो हों, इनको क्या किया जाएगा, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना में क्या किया जाएगा, सामान्य से 10% अधिक छूट दिया जाएगा और जो तय सीमा जो रहती है उसमें भी उनको 1 वर्ष का अधिक छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार मैंने आपको पूरी 6वीं औद्योगिक विकास नीति कवर करा दी है। इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए इसको बहुत ही ईजी फॉर्म में लेके आऊँ, इससे ज़्यादा ईजी फॉर्म में नहीं कर सकती थी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में रियली बहुत कंजूसी करते हैं। मैं देखती हूँ जाके कि सिर्फ 30 या 40% ही लोग हैं जो सब्सक्राइब्ड होकर देख रहे हैं, बाकी सब अनसब्सक्राइब होकर देखते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, पैसे तो लग नहीं रहे, तो आप लोग कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो के साथ और चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। और एक मतलब आप लोगों से मुझे सजेशन चाहिए था, आप लोग कमेंट में से ज़रूर बताइएगा कि मैं जो अभी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के और नेशनल के, तो इसको मैं पॉइंट वाइज बनाऊँ या मैं
सीधा पूरा 1 या 2 घंटे का लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, लोग बोर हो जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के सारे अपॉइंटमेंट करा दिए पूरे साल के, वैसे ही मैं अवार्ड करा दूँ, फिर वैसे ही योजनाएँ करा दूँ, फिर वैसे ही खेल करा दूँ, और वैसे ही मैं इंडिया का भी करा दूँ। आप बताइएगा मैं पॉइंट वाइज़ लेके आऊँ या फिर पूरा एक साथ लेके आऊँ? अगर आप जैसा बोलेंगे पॉइंट वाइज़ बोलेंगे वो ज़्यादा ईज़ी है। छोटे-छोटे में आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, आप उसको बार-बार रिवाइज़ करके देख सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे नहीं हमको पूरा मैराथन सीरीज़ चाहिए, तो फिर वैसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बता दीजिएगा। वैसा बोलेंगे तो मेरे लिए तो ईज़ी हो जाएगा, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाएगा, तो आप वैसा भी बता सकते हैं मुझे। और दूसरा, बार-बार मुझे कमेंट आते हैं पीडीएफ के लिए, तो मैं सच में अभी पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ, ना मैं बनाती हूँ, ना मैं देती हूँ। अगर आगे ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल दूँगी, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊँगी उसे। ठीक है? तो आज बस हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।